नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। अभय दुबे जी छुट्टी मनाने गए हैं, लेकिन तब भी मैंने उनको डिस्टर्ब किया क्योंकि मुझे उनसे पूछना था कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच कुछ तकरार सी बढ़ती जा रही है। इंडिया गठबंधन में भी कुछ मामला ठीक नहीं चल रहा है। ममता बनर्जी के नाम का इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वो करें, इसकी चर्चा हुई। ममता बनर्जी के नाम का शरद पवार, अखिलेश यादव ने समर्थन किया, अब लालू यादव ने भी कह दिया। कांग्रेस ने कहा कि नहीं, राहुल गांधी सबसे अच्छे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर मोदी को सबसे बड़ा डेंट किसी ने पहुंचाया है तो वो राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, न्याय जोड़ो यात्रा नहीं निकलती तो शायद मोदी इस तरह पूर्ण बहुमत से दूर ना हो पाते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि न्याय यात्रा निकली, राहुल गांधी ने बड़ा डेंट पहुंचाया, लेकिन इंडिया गठबंधन उतना सुचारू क्यों नहीं चल पा रहा? साथियों के बीच मतभेद क्यों हो रहे हैं, ये मैंने अभय द्विवेदी जी से जानना चाहा। और ये तो किसी के लिए भी शुभ संकेत नहीं है। लोग कन्फ्यूज हैं कि अपने सहयोगी जो हैं वो एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। जैसे हरियाणा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ चली गई, दिल्ली में फिर अब दोनों के बीच तकरार बढ़ेगी। क्या मसले हैं, कैसे मसले हो सकते हैं? मैंने अभय दुबे जी से पूछा कि पहली बार इतिहास में, शायद पहली बार किसी राष्ट्रपति या सभापति, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। जगदीप धनखड़ ने अपनी छवि इतनी खराब क्यों कर ली? तमाम ऐसी बातें हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। बहुत शानदार बातचीत है। पूरी बातचीत सुनिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। हम लोग आमतौर पे रोज भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं, लेकिन आज कुछ बातें इंडिया गठबंधन की भी कर ली जाएँ। इंडिया गठबंधन को लेकर इस समय तरह-तरह के अंदरूनी राजनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि हरियाणा में जब आप साथी हैं तो नफ़ा-नुकसान नहीं देखना चाहिए। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी को कहना है कि नफ़ा-नुकसान नहीं देखना चाहिए, उन्हें हरियाणा में कुछ सीटें मिलनी चाहिए थी, ऐसा उनका आरोप है। समाजवादी पार्टी भी आहत है कि हरियाणा में उनको कोई सीट नहीं दी गई, जम्मू-कश्मीर में उनका सहभागिता नहीं की गई और महाराष्ट्र में तो कुछ सीटें दी गई समाजवादी पार्टी को, लेकिन दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक-दूसरे के सामने है। तो लोग कन्फ्यूज़ भी होंगे कि आम आदमी पार्टी, संजय सिंह मुझे मिले थे बम्बई में, वो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों का प्रचार कर रहे थे। वहाँ जाके वो कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा है, कांग्रेस बहुत अच्छी है, बाकी लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन वही लोग दिल्ली में आके कहेंगे राहुल गांधी खराब है, कांग्रेस खराब है। तो एक कन्फ्यूज़न तो ये पैदा होता है। दूसरा कन्फ्यूज़न ये पैदा हो गया कि शुरुआत हुई कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंप दी जाए। शरद पवार उनके समर्थन में आ गए, अखिलेश यादव उनके समर्थन में आ गए और अब लालू यादव ने भी कह दिया कि ममता बनर्जी बहुत बढ़िया नेता हैं, उनका स्ट्राइक रेट भाजपा को रोकने का कांग्रेस के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और अब तो समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने गिना दिया कि भाई जो कांग्रेस शासित राज्य हैं, तेलंगाना है, कर्नाटक है, वहाँ पे बीजेपी को रोकने का स्ट्राइक रेट कम था, लेकिन ममता बनर्जी का स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा था। इस तरह की बातें हो रही हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन कहीं चूक रहा है? संगठन के तौर पर बैठक नहीं होती है, बैठकों के कोई संयोजक नहीं होता है। नीतीश कुमार के नाम का एक बार ऐलान हुआ, वो भाग खड़े हुए। कहीं कुछ गलती पे है क्या इंडिया गठबंधन, और क्या वास्तव में गैर कांग्रेसी व्यक्ति कोई चला सकता है इंडिया गठबंधन का नेतृत्व? देखिए, जो समस्याएं गैर भाजपा विपक्ष इस समय झेल रहा है, उसकी जड़ उस गलती में है। जब लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बना था तो उसका कोई औपचारिक ढांचा नहीं बनाया गया। इस बात को कई बार कहा गया, हमारे और आपके जैसे लोगों ने इस तरफ इशारा किया। इशारा क्या किया, खुल के बात कही कि भाई इंडिया गठबंधन का औपचारिक ढांचा बनाइए, उसकी एक बॉडी होनी चाहिए, उनका एक संगठन होना चाहिए, उनका एक संयोजक होना चाहिए, उसका एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम होना चाहिए। अगर ये सब उसी वक्त बन जाता जब, और उसके बाद में जब लोकसभा चुनाव का नतीजा आ गया, नतीजे के बाद तो विपक्ष के बहुत अच्छे दिन थे, वो शुरुआती दौर था। मतलब जो है, आपको याद होगा जब पहला अधिवेशन हुआ था लोकसभा का, तो हर वक्ता खड़े होके अपने आप को इस तरह पेश कर रहा था जैसे कोई इंडिया गठबंधन के सदस्य के रूप में बोल रहा हो। चाहे महुआ मोइत्रा बोली हो, चाहे राहुल गांधी बोले हो, सब लोग इस तरीके से बोल रहे थे कि वो केवल अपनी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहे हैं, वो समग्र विपक्ष की नुमाइंदगी कर रहे हैं, जिसका नाम इंडिया गठबंधन है। और वो ऑर्गेनिक तरीके से बन रहा है। महुआ मोइत्रा ने तो अपने लेक्चर में कहा भी था ये, मतलब वो टीएमसी जो आज सवालिया निशान लगा रही है, उसी के प्रतिनिधि के तौर पर महुआ मोइत्रा ने ये सब बातें कही थी। तो वो बहुत अच्छे दिन थे इंडिया गठबंधन के। उसी वक्त जो कुछ भी कमी लोकसभा चुनाव के पहले रह गई थी, उस कमी को दूर कर लेना चाहिए था और सब कुछ बना लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया।
और पूरे मामले को लटकाए रखा गया। न केवल लटकाए रखा गया बल्कि इन जरूरतों को जानबूझकर मुझे लगता है इससे नजरअंदाज किया गया है, इनकी सबकी आवश्यकता नहीं। अच्छा, अब आप सोचिए, अभी ममता बनर्जी ने कहा कि वो इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। इस बात पे कांग्रेस की तरफ से जवाब ये आया कि अरे राहुल गांधी ही देश का नेतृत्व करेंगे। अरे भाई, राहुल गांधी देश का नेतृत्व करेंगे ये एक अलग बात है। बिल्कुल, राहुल गांधी इंडिया गठबंधन के अकेले राष्ट्रीय नेता हैं, ये एक अलग बात है। कांग्रेस कई प्रांतों की पार्टी है, उसके पास तकरीबन 100 लोकसभा सीटें हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन इंडिया गठबंधन को एक संयोजक चाहिए, एक बड़ा प्रभावशाली नेता चाहिए जो उसमें अपना समय लगाए है, उसको चलाए, इंडिया गठबंधन को चलाए। तो कांग्रेस को तो कूद के कहना चाहिए था कि ममता जी आपका स्वागत है, आप इंडिया गठबंधन की संयोजक बनिए, चलिए एक मीटिंग करते हैं, उसमें आपको सर्वसम्मत से संयोजक बनाते हैं। कांग्रेस को अपनी तरफ से वो प्रक्रिया शुरू कर देनी चाहिए थी खरगे साहब को कि वो सब लोगों से पूछताछ करते, भाई ममता जी का ये प्रस्ताव है, क्या आप तैयार हैं इस पर, और फटाफट फटाफट ममता बनर्जी को उसका संयोजक घोषित कर देना चाहिए था। सब लोग जानते हैं कि इंडिया गठबंधन की सरकार देश में तभी बनेगी जबकि कांग्रेस 150 या उससे ज्यादा सीटें जीते, वरना तो बन ही नहीं सकती। ममता बनर्जी सारी सीटें जीत लें बंगाल की, तब भी तो वो प्रधानमंत्री बनने लायक सीटें उनको नहीं प्राप्त होंगी, उनके सीटें जीतने से नहीं होगा। ममता बनर्जी की भूमिका हमेशा केंद्रीय सत्ता में पूरक भूमिका रहेगी, कॉम्प्लीमेंट्री रोल रहेगा उनका हमेशा सत्ता में। वो कभी मुख्य तौर पर उन्हीं की सीटों की दम पे हिंदुस्तान में गैर भाजपा सत्ता नहीं स्थापित हो सकती। उसके लिए कांग्रेस का जीतना बहुत जरूरी होगा। और अभी प्रधानमंत्री कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा, सरकार का नेतृत्व कौन करेगा, ये दूर की कौड़ी है, अभी बहुत दूर है वो मामला। अभी राहुल गांधी को चाहिए था कि वो उनको तुरंत इस मौके को ताड़ना चाहिए था और ममता बनर्जी को संयोजक पद पर बैठा देना चाहिए था। इससे कांग्रेस के सिर से एक बोझ भी हट जाता, ममता बनर्जी की जिम्मेदारी हो जाती इंडिया गठबंधन चलाना। हर नीति इंडिया गठबंधन की मीटिंग करके तय करनी चाहिए थी। जैसे अदानी के खिलाफ मान लीजिए लोकसभा में हंगामा करना है या लोकसभा के कामकाज को रोकना है, सरकार को चुनौती देनी है, तो वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग में तय होता। तब जिस तरीके से उसमें विपक्ष के नेता अलग हुए हैं, उनको हो सकता है तब भी अलग होते, तो मुश्किल होती इस काम को करने में, वो कोई और ज्यादा नरम तरीका अपनाते। अब क्या हुआ लगता क्या, है अभय जी, रानी क्या के लगता है सवाल पे अभय जी, अभी मैं उस लोकसभा अभी मैं क्या उस पे आऊंगा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस के रणनीतिकार चूक कहाँ रहे हैं? क्या राहुल गांधी के आसपास वो दरबारी वाला करण ज्यादा हो रहा है कि राहुल गांधी को बुरा ना लग जाए तो एक कदम आगे बढ़ के कह दो कि नहीं, राहुल ही नेतृत्व करेंगे, राहुल ही हमारे सर्वमान नेता हैं? अच्छी बात है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी को सबसे ज्यादा चुनौती राहुल गांधी ने दी है, उनके डेंट मारने में, न्याय यात्रा में और भारत जोड़ो यात्रा में पूरी छवि तार तार करने में राहुल गांधी आगे रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो आपने बात की वो लॉजिक वाली बात है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व अगर दे रही है ममता बनर्जी, तो ये कांग्रेस में रणनीति बनाने की गलती है क्या? कई बार हरियाणा के जब रिजल्ट टिकट बांटेगा तो सवाल खड़ा हुआ, महाराष्ट्र में लोगों का कहना था कि सबके सब वायनाड में ज्यादा लगे रहे, महाराष्ट्र को कम समय दिया, राहुल और प्रियंका की रैलियां महाराष्ट्र में ज्यादा होनी चाहिए थी। कांग्रेस के अंदर अगर ये थोड़ा बहुत गैप की जो बातें होती है, क्या वास्तव में ये गैप है और इसको खत्म कैसे किया? देखिए, मैं तो राज्यसभा चुनाव के सॉरी हरियाणा चुनाव के बाद से ही लगातार कह रहा हूं कि कांग्रेस में एक रणनीतिक टोटा है, एक स्ट्रेटेजिक डेफिसिट है कांग्रेस के अंदर। मैंने 4 PM के मंच पर भी आपको याद होगा मैंने पहले ये बात कही थी। कांग्रेसी लोग जो है रणनीति नहीं बनाते, और रणनीति बनाते भी हैं तो उसको सुव्यवस्थित तरीके से आखिर तक उसको लागू नहीं करते, उसका कार्यान्वयन नहीं करते। इसके हमारे पास कई उदाहरण पड़े हुए हैं। अब तो कम से कम हम सब लोगों को ये बात कहनी शुरू कर देनी चाहिए। मसलन आपने हरियाणा में रणनीति बनाई और सारे अपनी सारी आशाएं और सारी अपेक्षाएं जो है वो एक ही व्यक्ति और एक ही समुदाय में आरोपित कर दी, जाट समुदाय में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में। मैं कह रहा हूं कुछ भी करते आप, उनके हाथ में नेतृत्व रहता, जाट आपके प्रमुख आधार स्तंभ होते, लेकिन आपको ओबीसी वोटरों को गोलबंदी में भूमिका नहीं निभानी चाहिए थी क्या? कुछ नहीं किया। तो कुछ कांग्रेस ने और कुछ किया ही नहीं, सोचा कि अब केवल जाटों के वोट जाटों के दम पर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दम पर हम हरियाणा का चुनाव जीत जाएंगे। चुनाव में कांग्रेस आगे थी, धीरे धीरे पीछे होती चली गई। अब आप देखिए महाराष्ट्र में क्या हुआ।
महाराष्ट्र में अक्टूबर में ही इनको पता लग गया था कि ये महायुति से कई मामलों में पीछे जा रहे हैं, मुसलमानों को छोड़कर किसी भी मतदाता समुदाय में ये आगे नहीं है। लेकिन इन्होंने ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाई जिससे वो रिकवरी कर सकें, और वो पीछे होते ही चले गए। नवंबर तक आते आते काफी पीछे चले गए। महाराष्ट्र में भी इनके पास बेहतर स्थिति थी, उस बेहतर स्थिति में भी ये चूक गए। अब जैसे कि लोकसभा में उन्होंने अदानी को लेकर एक दबाव दिया सरकार के ऊपर, लेकिन उसको भी नहीं टिका पाए। ये क्यों नहीं टिका पाए? क्योंकि आपके सहयोगी दलों के बिना थोड़ा टिका सकते हैं। तो सहयोगी दल ही हट गए उससे। सहयोगी दलों को लगा कि भाई हमारे और भी मुद्दे हैं, और भी बातें हैं, वो कुछ हो ही नहीं रही हैं लोकसभा में। टीएमसी ने तो ये तक कह दिया कि हम कांग्रेस के एजेंडे पे मोहर लगाने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। तो मतलब ये है कि अदानी के नाम पर संसद को रोकना इन लोगों की निगाह में कांग्रेस का एजेंडा था, वो इन सबका एजेंडा नहीं था, क्योंकि इनसे पूछ के विचार विमर्श करके सलाह मशवरा करके उस एजेंडे को तय नहीं किया गया था। इस तरह की कोई प्रथा ही नहीं है कि ऐसा किया जाए। कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जहां बैठ जाए भाई 4 नेताओं को बैठा के बैठो। लोग ये भी कहते हैं कि राहुल गांधी नियमित रूप से इन तमाम नेताओं से बातचीत नहीं करते हैं, इनके साथ इनकी सोहबत नहीं करते हैं, वो अपने अलग रहते हैं और अपना उनके मन में जिस तरह से राजनीति करने का होता है वो करते रहते हैं। उसमें कभी कभी फायदा होता है, कभी कभी उसमें फायदा नहीं भी होता है। इस तरीके से नहीं चलेगा काम। कांग्रेस को सुव्यवस्थित तरीके से काम करना चाहिए, दूरगामी, अल्पकालीन और दूरगामी दोनों नजरियों से रणनीति बनानी चाहिए, और उस तरीके से करना चाहिए। वरना क्या होगा कि फिर हम लोगों को इंतजार करना पड़ेगा अगले लोकसभा चुनाव तक का। अगले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले फिर से इंडिया गठबंधन में कल्ले फूटेंगे, और फूटेंगे कि नहीं फूटेंगे कोई कुछ नहीं कह सकता तब। और इस बीच में विपक्ष पूरी तरीके से बटा हुआ रहेगा। भाजपा को जो चुनौती मिल रही थी वो चुनौती मिलना लगभग बंद ही हो चुकी है, खत्म ही हो गया है। वो पूरा आवेग, जो पूरा मोमेंटम था ना, वो खत्म हो गया है, पूरा मोमेंटम। ये बात तो ठीक है कि अगर इंडिया गठबंधन की बैठक में तय होता कि अडानी के मुद्दे पर संसद नहीं चलने देनी है, हंगामा करना है, तो ज्यादा बेहतर तरीके से प्रभावशाली भूमिका अदा करते। अब एक तरफ जब वो संसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे होते हैं तो समाजवादी पार्टी, टीएमसी, शरद पवार ये सब किनारा कर लेते हैं, मतलब अडानी के मुद्दे पे साथ नहीं आते। ये विपक्ष के बाकी नेता अडानी के मुद्दे पे कांग्रेस के साथ क्यों नहीं दे रहे हैं? कारण क्या है? भाई देखिए, ये लोग क्षेत्रीय शक्तियां हैं, और क्षेत्रों में, उनके प्रदेशों में अदानी के बड़े बड़े निवेश हैं या हो सकते हैं निवेश। अदानी इस देश के अदानी सबसे बड़ा कारपोरेट घराना है। वो मान लीजिए किसी मुख्यमंत्री के पास जाता और कहता है हम आपके 1000 करोड़ 1000 करोड़ का निवेश करेंगे, तो क्यों मना कर देगा? कांग्रेस के ही मुख्यमंत्री क्यों मना कर देंगे? और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अदानी का जो एक अनुदान था 100 करोड़ रुपए के आसपास का, वो वापस किया। वो एक प्रतीकात्मक कार्रवाई थी। ऐसा नहीं है कि अदानी का निवेश वो नहीं चाहते हैं, या वो तो कह भी चुके हैं कि अदानी के मामले पर वो राहुल गांधी की और कांग्रेस के रेवंत रेड्डी कह चुके हैं उनकी बात से सहमत नहीं है। अच्छा, दूसरे, अभी तक कांग्रेस प्रदेशों में अदानी का जो निवेश है और मुख्यमंत्रियों की जो उनके प्रति हमदर्दी है, मुख्यमंत्री और उनके बीच में अच्छे संबंध हैं, उससे अदानी और मोदी का जो संबंध है उसको अलग अलग नहीं कर पाए। भाई रणनीति तो ये करनी चाहिए कि अदानी, मुख्यमंत्रियों के साथ अदानी के जो संबंध है वो संबंध खराब नहीं है। सवाल ये है कि अदानी जो उन प्रदेशों में अगर अदानी गड़बड़ी करेंगे तो फिर वहां भी देखा जाएगा, वहां भी विरोध करेंगे। लेकिन अभी तो सवाल ये है कि जो मोदानी नाम का एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के खिलाफ कांग्रेस प्रहार कर रही है। तो वो उसको, जो राज्यों की राजनीति है, उसको अलग कैसे किया जाए, इसकी तरकीब सोचनी होगी ना उनको, वरना वो कर नहीं पाएंगे। जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, उनका कभी भी वो इरादा कामयाब नहीं होगा उनका। अच्छा, ये जो वोट बैंक है, आम आदमी है, जो वोट बैंक है, जो गांव है, जो किसान है, कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है, हाउस नहीं चलने दे रही है, सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है, और काफी हद तक उसने मैसेज दिया भी है कि अडानी के मोदी के रिश्ते जो हैं वो जनता को पता होना चाहिए। लेकिन क्या जो वोट डालते हैं आम आदमी है देश के, उन तक ये मुद्दा प्रभावी मुद्दा पहुंच रहा है? अभी तक तो नहीं पहुंच पा रहा। मैं ये मानता हूं कि ये अभी तक राजनीतिक दायरे में मुद्दा है। जो पॉलिटिकल सर्कल्स हैं उनमें ये मुद्दा है, उनके लिए मुद्दा महत्वपूर्ण है, वही लोग सोचते हैं, वही लोग इसके ऊपर आपसी चर्चा करते हैं। लेकिन आम लोग इसके ऊपर चर्चा करते हो, एक तो ये मामला थोड़ा पेचीदा है, ये आसानी से हर व्यक्ति की समझ में नहीं आता कि भाई उन्होंने
कहाँ से बॉन्ड उठाए, कहाँ क्या किया, कहाँ ये किया, कहाँ वो किया, वो अमेरिका में जस्टिस डिपार्टमेंट क्या, हम लोग कितना भी समझाएं, यानी कितना तो मैं इसके ऊपर बोल चुका हूँ, लिख चुका हूँ, है, लेकिन उससे और हमारे जैसे कई हमारे मित्र लोग लगातार इसके ऊपर बोल लिख रहे हैं, बड़े बड़े लोगों ने कई कई लंबे लंबे कार्यक्रम किए हैं इसके ऊपर, और मैं मानता हूं कि हम लोग सही बात कह रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सही बात जो है वो जनता के बीच में उस तरह से नहीं जा रही है जिस तरह कभी गोफर्स कांड चला गया था, या जिस तरीके से भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में जो कोल घोटाले उटाले वाला जो तमाम सारा प्रपंच, तमाम सारी बातें थी, ये सारी बातें जनता के बीच में चली गई थी, तो उस तरीके से अभी अदानी वाला मसला नहीं गया। दूसरे एक और हमें बात समझनी चाहिए, अब इस वक्त राजनीति का माहौल बदल चुका है, अगर किसी नेता के किसी पूंजीपति से संबंध है तो इसको जनता आम लोग बुरा नहीं मानते हैं इस बात का, ये अपने आप में कोई नेगेटिव चीज नहीं है। मतलब एक जमाना था कि भाई ये सरकार टाटा बिरला की है, जब कहीं कहा जाता था 50 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, तो पार्टियों को लगता था, नेताओं को लगता था कि यार ये तो हमको नुकसान हो जाएगा इसमें। आजकल आजकल लोगों को नहीं लगता कि नुकसान हो जाएगा, यहां तक कि नेता लोग खुद पूंजीपतियों से, कारपोरेट ताकतों से अपने संबंधों का खंडन भी नहीं करते हैं। अब देखिए मोदी और अदानी के संबंध है, किसने खंडन किया है आज तक इस बात का? क्या अदानी जी ने खंडन किया है कि भाई हमारे नहीं, मोदी से संबंध नहीं है, गलत बात कही जा दो रही दिन है? पहले मोदी जी दो ने दिन खंडन पहले किया क्या कभी? कुछ नहीं, 2 दिन पहले राजस्थान में मोदी जी और अडानी साथ साथ थे प्रोग्राम नहीं में, नहीं, तो कोई वो खंडन कर रहे, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि इससे उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान तब होगा जब ये साबित कर दिया जाए कि भाई इसमें कुछ हैंकी पैंकी है, इसके अंदर कुछ लोचा है, इसके अंदर कुछ बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके अंदर एक बड़े मोदी जैसे जो देश का सर्वे सर्वा है नेता, उस नेता की वजह से उस नेता ने कुछ अदानी को दिया है, बदले में कुछ लिया है, कुछ क्विड प्रो को हुआ है, ये सब चीजें साबित हो, मतलब जो है तब लोगों के दिमाग में आएगा। ये तो अभी केवल ये साबित नहीं हुआ है, हो सकता है अमेरिका में कुछ कोर्ट फैसला दे, अब कोई बात निकले उसमें, तो वो तो भविष्य के गर्भ में है। ये चीजें जब तक ये चीजें साबित नहीं होंगी तब तक जनता के अंदर कुछ नहीं पहुंचेगा। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई इस मसले को उठाया ना जाए, छोड़ दिया अगर जाएगा, ठीक बात है। हाँ छोड़ दिया जाए, मसले को लगातार उठाते रहना चाहिए और उस वक्त का इंतजार करना चाहिए जब ये मसला जड़ पकड़ेगा और नीचे तक जाएगा। वो काम अच्छा, कांग्रेस कर रही है। जितना मुद्दा संसद में चलने दी गई, हंगामा हुआ अडानी को लेकर, बिल्कुल होना चाहिए, मैं सहमत हूं कि आप विरोध कर रहे हैं, पूरा होना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि संभल के मुद्दे पर संभल जाने से एक कोशिश की जगह पार्लियामेंट को 5 लोग मरे हैं, मुस्लिम 5 लोगों की गोली से हत्या हुई है, तो इस मुद्दे पर संसद नहीं चलने देनी चाहिए थी। मुसलमानों के लिए एक मैसेज जाना चाहिए था कि भाई उनकी आवाज तो संसद में उठ रही है। तो ऐसे मौके पे क्या कांग्रेस रणनीति तौर पे कोई चूकी, हालांकि कोशिश की संभल में राहुल और प्रियंका ने जाने की, लेकिन एक पूरा दिन संसद को इस मुद्दे पे बाधित किया जाता, प्रेशर बनाया जाता। मैं बाधित शब्द गलत कह रहा हूं, मैं तो सहमत नहीं हूं कि संसद बाधित की जाए, लेकिन संसद में प्रेशर बनाया जाता कि संभल पे चर्चा हो, किस तरह के वो मस्जिद के लिए सर्वे के आदेश दिए गए, किस तरह गोलियां चलाई गई, पुलिस की जो नाकामी थी, नाकारापन था, आज तक डीएमएसपी सस्पेंड नहीं हुआ, हटा तक नहीं वहां पे। इस मुद्दे पे ज्यादा बड़ा विरोध नहीं होना चाहिए था। मैं ये इसमें सवाल ये पूछता हूं कि भाई उत्तर प्रदेश की तो जो नेतृत्वकारी पार्टी है वो कांग्रेस नहीं है, वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी है। कांग्रेस तो उसके मुकाबले पूरक भूमिका कांग्रेस की है, उसमें हाँ हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री कांग्रेस। रोल है कांग्रेस का। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में बहुत ही छोटी पार्टी है समाजवादी पार्टी के मुकाबले, तो यहाँ पे तो समाजवादी पार्टी को तमाम विपक्षी पार्टियों के पास जाना चाहिए था कि इस मुद्दे पे संसद रोक दें। भाई इसमें अगाऊ भूमिका समाजवादी पार्टी को निभानी चाहिए थी। मतलब कांग्रेस, हाँ मतलब उनको कांग्रेस को आप उलाहना दे रहे हैं, आप 37 MP आपके हैं, आप ममता जी से बात कर लेते हैं, और जब ये दोनों मिल जाते हैं आपस में, हैं, तो फिर कांग्रेस कहती थी, क्या कांग्रेस ये कहती कि नहीं हम इसमें नहीं भाग लेते, कांग्रेस भी खुल के भाग लेती। तो यहाँ पे देखिए हर जगह किसको अगाऊ भूमिका अख्तियार करनी है, किसको पीछे रहना है, यही तो रणनीति होती है। हाँ, और रणनीति क्या होती है? तो ये मैसेज माना जाए कि 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में भी सपा और कांग्रेस के बीच में लाइन खींच सकती है। वो तो दोनों पार्टियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, दोनों को नुकसान होगा उससे। मुझे लगता नहीं अखिलेश इसको होने नहीं देंगे इस तरीके से। अखिलेश यादव मैं समझता हूं उन्होंने काफी इस बीच में राजनीतिक अकलमंदी का परिचय दिया है, और उन्होंने एक बार ये भी कहा कि कांग्रेस के साथ हमारा संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन्हीं का
वक्तव्य है अखिलेश का, यहां तक मुझे याद आ रहा है। तो अखिलेश तो उसको नहीं होने देंगे ऐसा। देखिए, दलों के बीच में थोड़ी बहुत ये सब दलों के बीच में थोड़ा बहुत ये सब होता रहता है, लेकिन इसको उस हद तक पहुंच जाए कि संबंधी टूट जाए, ऐसा दोनों में से कोई नहीं होने देगा। दोनों ही जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में दोनों मिल जाएंगे तो भाजपा से अच्छा मुकाबला कर पाएंगे। हाँ, लेकिन ये जो है एक बाढ़ सी शुरू हो गई है। मतलब आप जो कह रहे हैं बात तो सही है कि दोनों का नुकसान दोनों का होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी वहाँ कुछ हुआ नहीं है, लेकिन एक बाढ़ शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के फायर ब्रांड वो हैं, प्रवक्ता हैं आईपी सिंह जी। उन्होंने राहुल गांधी का एक फोटो लगाया। उन्होंने आज एक दिन पहले ट्वीट किया, संसद परिसर में आजकल रील अच्छी बन रही है। जो उन्होंने ट्वीट किया, मतलब कमेंट किया राहुल गांधी पर, तो आईपी सिंह ने, संसद परिसर में आजकल रील अच्छी बन रही है, पर संभल, बेरोजगारी, कमरतोड़ महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। सदन में दोनों नेता नॉन बायोलॉजिकल हैं। मोदी जी भगवान विष्णु के अवतार बताते हैं और नेता विरोधी दल राहुल गांधी भगवान शिव शंकर के अवतार बताते हैं। ये जो इस तरह का कमेंट हो रहा है, ये वो जो है ये बड़ा बड़ा भयंकर हो रहा है। और जो उन्होंने आईपी सिंह ने केवल यही नहीं रुके, उन्होंने एक राहुल गांधी का फोटो लगा के एक ट्वीट भी कर दिया। और वो ट्वीट करने के बाद में बड़ा बवाल बवाल मच गया कि और कांग्रेस ने पलट के उन्होंने आईपी सिंह के लिए कहा कि इस तरह के नेताओं को आप रोकिए, और ये बदजवानी, मतलब दोनों के बीच में ट्विटर जो बाढ़ शुरू हुई वो काफी आगे तक बढ़ गई। और ये खुलेआम समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लगा रहे हैं, राहुल गांधी पे कमेंट कर रहे हैं। तो ये जो बाढ़ शुरू हुई है, जो एक जंग शुरू हो गई, ये तो उम्मीद नहीं। भाई देखिए, ये इसीलिए हो रहा है कि पार्टियों के बीच में कोई समन्वय नहीं है, कोई समीकरण नहीं है। कोई ऐसे लोग हर जैसे जैसे कि मान लीजिए मैं यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च प्रोजेक्ट चला रहा हूं है। एक मुझे कहीं से अनुदान प्राप्त होता है, वो अनुदान यूनिवर्सिटी के खाते में जाता है, मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट चला रहा हूं। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोडल ऑफिसर होता है, जो जो अनुदान देने वाली संस्था है उसमें एक नोडल ऑफिसर होता है। कोई भी दिक्कत होती है वो दोनों नोडल ऑफिसर आपस में बात कर लेते हैं, कोई मतभेद होता है, बात मामला सुलझ जाता है। तो अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में उत्तर प्रदेश के स्तर पर जो गठजोड़ है, उसमें दोनों पार्टियों की तरफ से कोई महासचिव स्तर का, उपाध्यक्ष स्तर का कोई अच्छा नेता, समझदार लचीला नेता इंचार्ज होना चाहिए था, जो इस तरह की समस्याएं आपस में बात करे। वो तुरंत उनको कहता आईपी सिंह से कि आप फलाना अपना अपना ट्वीट जो है उसको डिलीट कीजिए। एक मिनट, एक इधर इधर उनके आईपी सिंह के जवाब में मैं वही ट्वीट ढूंढ रहा था। अंशु अवस्थी कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने आईपी सिंह को टैग करते हुए लिखा है, आईपी सिंह जैसे बदजुबान संगी जिनका बचपन संज्ञा ने छीन लिया, अब कल्याण सिंह और राजवीर सिंह की तरह समाजवादी पार्टी का काम लगा रहे हैं। जहर फैलाने वाले संगी कभी देश के लिए मर मिटने वाले गांधी जी को बर्दाश्त नहीं करते। समाजवादी पार्टी और यादव अखिलेश जी होशियार रही है ऐसे संगियों से। अब सोचिए कि ये सब इसीलिए हो रहा है कि ये लोग पूरी राजनीति को उस गंभीरता से नहीं ले रहे जिस गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी लेती है। देखिए, भाजपा के साथ जो सहयोगी दल है उनके बीच में ये विवाद कभी क्यों नहीं होता, इस तरह की अपनी स्थिति क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपनी स्थिति को पैदा होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। ऐसी दिक्कतें होती हैं, पर्सनल निजी नाराजगी है या कोई और नाराजगी है, किसी के अंदर कोई भड़ास भरी हुई है, वो मान लो निकालना चाहता है, उसी वक्त पहुंच जाने चाहिए थे कि भाई ये आप क्या करवा रहे हैं, इसको बंद कीजिए, हम अपनी पार्टी में नहीं होने देंगे, अपनी पार्टी के बंदे को हम रोकते हैं, आप अपनी तरफ के किसी को रोकिए। तो ये इसको रोकना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, ये बहुत आसानी से हो सकता है काम ये। लेकिन इतना आसानी से होने वाला काम भी ये लोग नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये विपक्षी एकता का जो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, जिस लक्ष्य को लगातार वेदना है, उस लक्ष्य की गंभीरता समझ नहीं रहे हैं। हाँ, मुझे लग रहा है कि दिल्ली की विधानसभा में ये और ज्यादा खराब होगा। एक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पे कस के हमले करेगी, करना शुरू भी कर भी दिया है। वो है ना, रायमन धागा प्रेम का मत तोड़ू चटका है, टूटन से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वही प्रेम का रास्ता बन रहा है। लेकिन एक प्रेम और राज्यसभा में दिखाई दे रहा है, पहली बार इतिहास में, जहां तक मेरी जानकारी, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरी जानकारी में पहली बार राज्यसभा के सभापति के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आ गया, पेश कर दिया गया। पास हो ना हो अलग विषय है, लेकिन पेश होना भी कम से कम राज्यसभा के सभापति के लिए बड़ा
शर्मनाक है, और शर्मनाक तो धनखड़ का आचरण भी रहा है। इस तरह मोदी जी के आगे वो हाथ यूं करके जोड़ते हुए नजर आए, वो बहुत शर्मनाक था। मतलब वो पूरे दुनिया में वो फोटो वायरल हुए, और उसके बाद भी जो धनखड़ जी का आचरण रहा है वो बहुत खराब है। एक अच्छे भले संसद टीवी, राज्यसभा टीवी की उन्होंने ऐसी तैसी कर दी। ये अविश्वास प्रस्ताव जो आया है, इसके राजनीतिक महत्व कितने मानते हैं अभय जी, आप क्या लगता है? देखिए देखिए, ये अविश्वास प्रस्ताव, ये तो बहुत दिनों से इसकी भूमिका बन रही थी, पहले भी इसकी चर्चा हुई थी, अविश्वास प्रस्ताव लिख भी लिया गया था, बस उसको अब गतिशील कर दिया गया है, उसको पेश करने की स्थिति में उसको ले आए हैं। मेरा मानना यह है कि ये राज्यसभा में जो हो रहा है ये लोकसभा में भी होना चाहिए, बिना इसकी चिंता किए हुए, क्योंकि दोनों सदनों के जो पीठासीन अधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की तरह आचरण कर रहे हैं। आपको याद होगा, मैंने 4 PM पे भास्कर का एक पूरा संपादकीय पढ़ के सुनाया था, तो हमारे बहुत लोगों ने देखा था उसको, लाखों लोगों ने उस बात को सुना था ध्यान से। भास्कर जैसे अखबार ने लिखा था कि ये जो पीठासीन अधिकारी हैं ये सत्तारूढ़ दल के कार्यकर्ता की तरह आचरण कर रहे हैं। वो उपराष्ट्रपति भी हैं देश के, आप सोचिए, उपराष्ट्रपति कितना बड़ा पद है, वो देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, फिर भाजपा के राज्यसभा के सभापति हैं। उनको तो इस तरह का आचरण करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। बिल्कुल केवल वो विपक्ष को किस तरह नुकसान पहुंचे, भाजपा के लोगों को ज्यादा उठा उठा के सांसदों को भाषण दिलवाते हैं भाजपा के। किसी मुद्दे पे अगर कोई भाजपा की तरह नहीं बोल रहा है तो उकसाते हैं, कोई आप बोलिए। ये तो उनकी हालत है, ये तो उनके साथ होना ही है। और जब एक बार भले ही प्रस्ताव पास ना हो, एक बार जब उसका आचरण, जब एक बार ये साबित हो जाएगा, प्रस्ताव पेश हो जाएगा, भले ही प्रस्ताव गिर जाए, तब फिर इनकी क्या इज्जत रहेगी बताइए, इनके सम्मान में बट्टा लग जाएगा। तो विपक्ष तो स्थायी रूप से कह देगा कि भाई आप निष्पक्ष आचरण नहीं कर रहे हैं, और उसका प्रमाण हमारा अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव गिर जाने के बावजूद भी अविश्वास समाप्त हो ही ना होगा। बिल्कुल ठीक बात है, और शुक्रिया, आप छुट्टी मनाने गए तब भी आपने 4 PM के लिए समय निकाला, बहुत बहुत आभार, थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, और आपको यकीन हुआ होगा कि बातचीत बहुत सार्थक, बहुत शानदार थी। आपको कैसी लगी बताइएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।